हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एट होम। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन या सिजेरियन के बाद लगने वाले टांके या स्टिच लाइन के केयर कैसे करें। तो गाइस, जब आपका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है उस समय डॉक्टर आपको डू एंड डोंट्स के बारे में बता देते हैं। इसके अलावा 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रुकने के बाद आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अपने बेबी को फीड करवा पाएं या अपनी वॉकिंग जैसी चीजें आप इजीली कर पाए। तो इसके साथ ही आपको अपने टांकों की केयर भी करनी होती है। इसके अलावा जब आपका ऑपरेशन होता है उस समय आपकी ड्रेसिंग थोड़ी टाइट की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि टांकों से किसी तरीके की ब्लीडिंग ना हो, इसीलिए वो ड्रेसिंग उतनी टाइट की जाती है, जिस वजह से आपको कई बार थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। पर जब आपका डिस्चार्ज होता है उस वक्त आपकी वो ड्रेसिंग चेंज करके एक चेक ड्रेसिंग की जाती है, जिसमें डॉक्टर आपके स्टिच लाइन को देखकर आपको बता देते हैं कि आपकी स्टिच लाइन हेल्दी है या उससे किसी तरीके का अगर कोई डिस्चार्ज है उस बारे में आपको बता देते हैं। उसके बाद पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होने के बाद ही आपका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। तो गाइस, आपको डिस्चार्ज होने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है कि आपके टांके आगे भी हेल्दी रहें, उस बारे में आज आपको मैं बताऊंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, बात। तो गाइस, जब आपका ऑपरेशन होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और आप घर आते हैं तो आप इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि आपको बात लेना भी है या नहीं। तो मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ। अगर आपको बात लेना है तो आप स्पंज बात ले सकते हैं। स्पंज बात लेते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी स्टिच लाइन गीली ना हो, उससे बचाकर आप पूरे बॉडी पर स्पंज बात ले सकते हैं। आपको अपनी स्टिच लाइन का ध्यान रखना है, वो गीली नहीं होनी चाहिए, तो आप स्पंज बात ले सकती हैं। टिप नंबर 2, ड्रेसिंग। अब गाइस, आपने स्पंज बात ले लिया है, बहुत ज्यादा बचाने के बाद भी अगर आपकी ड्रेसिंग गीली हो गई है या आपकी ड्रेसिंग उतर गई है तो आपको हॉस्पिटल जाकर अपनी ड्रेसिंग चेंज करवानी है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी ड्रेसिंग गीली ना रहे, आपको हॉस्पिटल जाके ड्रेसिंग करवानी है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने बेबी को फीड करवाया या कुछ भी करवाया, बेबी ने वॉमिटिंग कर दी या बेबी ने यूरिन पास कर दिया और आपकी ड्रेसिंग गीली हो गई है, इस कंडीशन में भी आपको हॉस्पिटल जाकर अपनी ड्रेसिंग चेंज करवानी ही है। बेशक आपके डॉक्टर ने आपको फॉलोअप के लिए 1 हफ्ते बाद बुलाया, पर अगर आपकी ड्रेसिंग चेंज हो गई है तो वहां आप जाकर अपनी ड्रेसिंग चेंज करवा सकती हैं। आपको अपनी ड्रेसिंग चेंज करवानी है, उसे गीला नहीं छोड़ना है। अगर आप उसे गीला छोड़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का सोर्स बन सकता है आगे चलकर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी ड्रेसिंग गीली ना रहे। अगर किसी वजह से वो गीली हो गई है तो आपको हॉस्पिटल जाकर अपनी ड्रेसिंग को चेंज करवाना है। टिप नंबर 3, सिटिंग पोजीशन। अब गाइस, जब आपके टमी एरिया पे ड्रेसिंग या स्टिच आए हैं तो आपको अपनी सिटिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको इस तरीके से बैठ के नहीं बैठना है जिस कंडीशन में आपका पेट फोल्ड हो, क्योंकि बेबी डिलीवर होने की वजह से अब आपका एब्डोमेन बिल्कुल खाली हो गया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो एब्डोमेन का फैट है वो स्टिच लाइन पर आकर गिरता है। तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको इस तरीके से नहीं बैठना है कि टमी एरिया का पूरा फैट आपकी टांकों में जाकर लटके, उस वजह से आपके उस एरिया पर पसीना जैसी चीजें आएंगी, जिस वजह से पसीना आने से वहां पे दाने या रेडनेस जैसी चीजें रह सकती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप क्या कर सकते हैं कि अपने टमी एरिया पे एक कोई कपड़ा या कुछ बांध सकते हैं जिस वजह से टमी का फैट नीचे स्टिच लाइन पर ना आए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो सिटिंग पोजीशन है वो आपकी करेक्ट रहनी चाहिए। अगर आप ये सिटिंग पोजीशन सही नहीं रहेगी तो भी आपके स्टिच लाइन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे चलकर। तो आपको अपनी सिटिंग पोजीशन पर भी ध्यान। नंबर 4, क्लीनिंग। अब मान लीजिए आपके स्टिच रिमूव हो चुके हैं, अब आपको अपनी स्टिच लाइन पर क्लीनिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वो एरिया एकदम क्लीन रहना चाहिए। मान लीजिए आपके स्टिच रिमूव हो गए, अब आपने बाथ ले लिया है, तो आपके स्टिच लाइन पर पानी या गीलापन नहीं रहना चाहिए। आपको उस एरिया को ड्राई करके रखना है, किसी सॉफ्ट टॉवल से उसे
ड्राई करके रखना है। उस एरिया पे आप अपना कोई पाउडर या जो भी आपके डॉक्टर ने एंटीबायोटिक पाउडर आपको जो भी दिया है, आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। उस एरिया को आपको बिल्कुल ड्राई रखना है, वहां गीला नहीं रहना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। टिप नंबर 5, मॉइस्चराइजेशन। अब स्टिच रिमूव होने के बाद बहुत सारे लोगों का हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और बहुत सारी मदर्स का हीलिंग हो भी जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हीलिंग होने के बाद भी, काफी लंबे टाइम बाद भी आपको उस एरिया पर ईचिंग महसूस होती है, तो आपको उस एरिया पर ईचिंग नहीं करनी है। इसके लिए आपको अपनी स्टिच लाइन को हमेशा मॉइस्चराइज रखना है। मॉइस्चराइजेशन के लिए आपको अपने कोई बॉडी लोशन वहां अप्लाई नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको मॉइस्चराइजेशन के लिए वहां पर कोकोनट ऑयल लगाना है। कोकोनट ऑयल से वहां पर हमेशा वो एरिया मॉइस्चराइज रहेगा। इसके अलावा आपको जो स्कार आया है, जो आपके स्टिच लाइन पर का जो स्कार है, वो भी कोकोनट ऑयल से बहुत ज्यादा कम होने लगता है। तो इसलिए आपको हमेशा वहां कोकोनट ऑयल ही अप्लाई करना है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, वहां पर ईचिंग नहीं करनी है। ईचिंग नहीं होगी अगर आप वहां पर कोकोनट ऑयल अप्लाई करके रखेंगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना। नंबर 6, डिस्चार्ज। तो गाइज, जब आपके स्टिच रिमूव हो जाते हैं, वहां पर हीलिंग प्रोसेस भी हो जाता है। अगर इसके बाद भी कई लोगों का वहां से डिस्चार्ज होने लगता है, तो अगर आपको किसी भी तरीके का रेडिश, ब्लूइश, येलोइश, व्हाइटिश किसी भी तरीके का डिस्चार्ज अगर आपको दिखता है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इस चीज को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको वहां पर ईचिंग, रेडनेस, किसी भी तरीके का डिस्चार्ज दिखता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टिच हील होने के बाद भी वहां से डिस्चार्ज होने लगता है और कई बार वहां रीस्विचरिंग भी करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपकी स्टिच लाइन एकदम हेल्दी रहे, वहां से किसी भी तरीके का कैसा भी डिस्चार्ज ना आ रहा हो। लास्ट टिप गाइस जो मेरी तरफ से आपके लिए होगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अवॉइड हैवी वेट लोडिंग। तो अगर आपका ऑपरेशन हुआ है, अगर आपका सिजेरियन हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अगले 6 महीने तक आपको कोई भी हैवी लोड नहीं उठाना है। सिर्फ आप उतना ही वेट उठा सकते हैं जितना आपके बेबी का है। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके का कोई वजन वाला काम नहीं करना है। आपको कोई बाथरूम में बाल्टी नहीं उठानी है, किसी भी तरीके का कोई हैवी वर्क नहीं करना है, कोई हैवी चीज नहीं उठानी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी तरीके का ऑपरेशन अगर आपका हुआ है और आप हैवी वेट लोडिंग कर लेती हैं, तो वहां पर कई बार अंदर के जो स्टिच होते हैं वो खुलने का डर रहता है। क्योंकि जो आपके बाहर के स्टिच, जो आपको बाहर के स्टिच दिख रहे हैं, वो तो आपके हफ्ते से 10 दिन में आपके वो स्टिच रिमूव हो जाते हैं। बट जो अंदर की टांके होते हैं, वो आपके कम से कम 3 महीने तक हीलिंग उनका प्रोसेस चलता रहता है। तो आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके सिर्फ बाहर के टांके रिमूव हुए हैं, अंदर का हीलिंग प्रोसेस अभी आपका कंटिन्यू है। तो इसलिए आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको हैवी वेट लोडिंग नहीं करनी है। आप सिर्फ उतना ही वेट उठा सकते हैं जितना आपका बेबी का वेट है। इससे ज्यादा आपको घर में बेड, सोफा वगैरह कुछ भी आपको नहीं उठाना है। आपको बिल्कुल भी हैवी वेट लोडिंग नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करती हैं तो एक तो आपके अंदर के जो स्टिच है वो खुलने का डर रहता है। इसके अलावा अगर किसी भी इंसान का कोई भी ऑपरेशन हुआ होता है तो उसका हर्निया होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको हैवी वेट लोडिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। आपको बिल्कुल भी हैवी वेट नहीं उठाना। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इसके अलावा आपकी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो या कोई भी इशू हो तो आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकूं। तो गाइस आज के लिए बाय बाय।